दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले छात्रों का आंदोलन, फिर अगर हमने देखा संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ, और अब बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं बिहार से और मध्य प्रदेश से, ये सब चीजें भारत में बदलते हुए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तरफ इंडिकेशन है। और आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि इस समय अगर माहौल बदलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है बीजेपी को, क्योंकि सबसे ज्यादा राज्यों में उन्हीं की सत्ता है और देश में उन्हीं की कमान है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव हारना या जीतना नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी लीडरशिप क्या बगैर मोदी और अमित शाह के टिक पाएगी। क्या अमित शाह और मोदी का अगर आप ब्रांड हटा देते हो या उनको आप थोड़े समय के लिए अवकाश दे देते हो, क्या बीजेपी की नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप चुनाव जीत पाएगी? मुद्दा ये है। और जो बाई इलेक्शन हुए हैं इससे यही बात समझ में आती है। इस इलेक्शन को आम इलेक्शन ना समझें। अक्सर ये कहा जाता है कि हम बाई इलेक्शन को हल्के में लेते हैं क्योंकि इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होता, लेकिन जिन सीटों पे बीजेपी की हार हुई है वो बहुत कुछ बताता है। तो दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे और निवेदन है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर अमित शाह और मोदी साहब दोनों बिजी हैं और अगर वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे वो नहीं जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? इसके लिए जरूरी है बीजेपी के पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। वो कौन है? अमित शाह और मोदी के बगैर बीजेपी में आपको ऐसा कौन लीडर लगता है, एक योगी जी को छोड़ दीजिए, जिसको जनता सुनना चाहती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों। अपने अपने क्षेत्र में, आप देश के किसी भी कोने से हो, अपने अपने क्षेत्र में बताइए कि ऐसे कौन से लीडर हैं जिसको आपकी जनता सुनना चाहती है, क्योंकि इससे हो सकता है बीजेपी को सेकंड लाइन तैयार करने का मौका मिले। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में तो ये देखा गया है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी इन्फ्लुएंस पार्टी के अलावा पार्टी के बाहर भी नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्या बीजेपी ने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी साहब के नाम पे आज चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसमें सबसे पहला नाम आता है मोदी सरकार। हम बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी प्रचार होते हैं वो मोदी सरकार के नाम पे होते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है और वोटर्स को भी पता है कि मोदी का नाम एक तरह से मैग्नेट है। तभी एक भूतपूर्व मंत्री ने ये कहा था बिहार में कि अगर हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे वो भी चुनाव जीत जाएगा। उनको ये उम्मीद थी कि मोदी का नाम ही काफी है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे बीजेपी की हार हुई, और हार उस सीट पे हुई जो सीट बीजेपी के अध्यक्ष ने खाली की थी। इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष जी भी अपने क्षेत्र को नहीं बचा पाए। उनका इन्फ्लुएंस अपने क्षेत्र में ही नहीं है तो बाकी देश में क्या होगा? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बन के सामने आया। तो सवाल इस बात का है कि मोदी के अलावा किसका नाम लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी? क्या कोई आपको नाम समझ में आता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, कैडर की बात कर रहे हैं। इस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको कितने लोग जानते हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस है? बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसे लीडर को खड़ा किया है जो शाह और मोदी साहब के आगे चुनौती ना बने, जो सिर्फ उनका यस मैन बन के रहे। पॉलिटिकल गलियारों में यही चर्चा है कि बीजेपी को सिर्फ यस मैन चाहिए था एज ए बीजेपी अध्यक्ष। तो सवाल इस बात का है कि यस मैन तो आप ले लोगे, लेकिन क्या इससे पार्टी की मजबूती की दावेदारी बढ़ती है? क्या इससे पार्टी मजबूत होती है? मेरा कॉर्पोरेट का अनुभव तो यह है कि जहां जहां पे भी आपने यस मैन को की पोजीशन पे बैठाया है वहां पे कंपनियों का ही भट्टा बैठा है। क्योंकि मालिकों के आसपास, टॉप मैनेजमेंट के आसपास अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर आप यस मैन भर देते हैं, आपको कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी और
मालिकों को ये लगने लगता है या टॉप मैनेजमेंट को ये लगने लगता है कि जो वो कह रहे हैं बस वही सत्य है, ब्रह्म ज्ञान सिर्फ उनके पास है। और ये गलतफहमी इसलिए हो जाती है क्योंकि आसपास जितने लोगों से वो अपने विचारों की चर्चा करते हैं वो बोलते हैं सर यू आर ग्रेट, इससे अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता था, यह निर्णय तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। इस चक्कर में बाजार में कंपनियों की हालत खराब हो जाती है, कर्जे चुका नहीं पाते और फिर डूब जाते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी अब ऐसा होने लगा है कि हमें सिर्फ जो बड़े लीडर हैं उनके आसपास वैसे लीडर चाहिए या नंबर 2 नंबर 3 ऐसे चाहिए जो नंबर 1 या नंबर 2 को यस सर बोले? अगर ऐसा है तो हम बहुत बड़े संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ऐसा ना हो अगर आपको अपनी कंपनी बचानी है या पार्टी बचानी। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा है इस समय बीजेपी में। अगर आप देखें, वाजपेयी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बहुत सारी टीम तैयार की थी। उनके आसपास जो मंत्रिमंडल में लोग थे वो काबिल थे, अलग अलग मंत्रालयों में लोग थे, लोग उनकी सुनते थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुना करते थे। कुछ ऐसी कन्वर्सेशन का विटनेस मैं रहा हूं। लेकिन आज स्थिति ये है, अगर मैं पार्टी के अंदर के लोगों से पूछता हूं तो ये कहा जाता है कि हमें सिर्फ सुनने जाना होता है, हम अपने विचार नहीं रख सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। और अगर हम बोलेंगे तो लगेगा कि हम पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके विचारों से सहमत नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नेगेटिव लिया जाता है, ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पॉजिटिव लेके ओरिजिनल आइडिया को और मजबूत किया जाए, एनरिच किया जाए। उसकी जगह अगर आप उसको किसी भी रूप में सवाल करते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है। ये एक खतरनाक संकेत है। इसका मतलब ये है कि आप सक्सेशन प्लानिंग में नंबर 2 नंबर 3 या जो भी सेकंड लाइन है आप उसको सशक्त नहीं कर रहे हैं। आप उसको ये मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो चुनौतियों के बारे में सोचे, अपने विचार रखे और नेतृत्व उसको इवेल्युएट करे और देखे कि जो नंबर 2 लाइन आप तैयार करना चाह रहे हैं उसमें कौन सक्षम है, किसका दिमाग चलता है और कौन सही सुझाव दे रहा है और किसको क्या कमान संभालनी है। आज स्थिति ऐसी है कि पार्टी के अंदर शायद डेमोक्रेसी की कमी होती जा रही है। ये जो मेरे सूत्र है बीजेपी में, उनका ये कहना है कि हमसे कुछ विचार नहीं किया जाता, हमें सिर्फ बताया जाता है क्या करना है। ये स्थिति आज अंदर है जो उचित नहीं है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो कैडर कहाँ जाएगा? आज कैडर अगर अपने एमएलए एमपी के पास जाता है और वो हाथ खड़ा कर देते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करा सकता, तो फिर कैडर क्या करने जाएगा? कैडर तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल संस्था को सपोर्ट करता है या पार्टी को सपोर्ट करता है कि जरूरत पड़ने पर ये लोग मेरे को साथ देंगे या मेरे काम आएंगे। और अगर हम ये कह दें कि भैया तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारा कोई काम कर ही नहीं सकता, लेकिन जब नेताजी आए तो आपको रैली में चलना है, नारे लगाने हैं, झंडा उठाना है, कब तक? और फिर यही होता है कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो फिर मोटिवेशन खरीदा जाता है, तब रैली में पार्टिसिपेशन के लिए पैसा दिया जाता है। उस स्थिति में लोग जाते हैं, 500 रुपए 300 रुपए जो भी रेट तय किया जाता है, वहां भीड़ इकट्ठी की जाती है, उनसे नारे लगवाए जाते हैं, झंडा दिया जाता है, लेकिन क्या उसमें मोटिवेशन है? भीड़ इकट्ठा करना मोटिवेशन नहीं है। कितने लोग रैली में आए, ये मोटिवेशन का रास्ता नहीं है। इस बात को हमें समझना। इसके बाद इशू आता है स्टेट लेवल पे जो फ्रैक्शनलिज्म है। जब आपको क्षमता ही नहीं समझ में आ रही, लोगों की जो काबिलियत है वो जब आप इवेल्युएट नहीं करते तो पार्टी के अंदर लॉबिंग शुरू हो जाती है। फिर हर आदमी कोशिश करता है कि मोदी जी की नज़रों में कैसे आगे बढ़े, शाह साहब की नज़रों में कैसे आगे बढ़े। फिर वो तरह तरह के हटकंडे अपनाते हैं, कभी सही कभी गलत। कहीं बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बैनर चाहे वो त्योहार पे हो, चाहे वो फेस्टिवल पे हो या किसी बर्थडे का हो, किसी फंक्शन का हो, किसी मुहूर्त का हो, और उस समय फिर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें 2 बड़े नेता और जो महत्वाकांक्षी लोकल लीडर होता है वो अपनी फोटो लगा देते हैं। वहाँ पे सीएम की फोटो भी नहीं होती, वहाँ पे पार्टी के बाकी लोगों की भी फोटो नहीं होती, क्योंकि वो टॉप जो लीडरशिप है उसकी नज़रों में आना चाहते हैं। ये स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में राज्यों के अंदर फिर दिक्कत होती है, और उसका एक परिणाम हमने ये देखा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान
वहां पे जो इंपॉर्टेंट बीजेपी की सीटें थी, अगर वहां पे वोट कम होते हैं या जो सत्ता में पार्टी है जैसे बीजेपी है, अगर वो चुनाव हारती है, इसका मतलब ये है कि आंतरिक गतिरोध या आंतरिक कंपटीशन भी भारी पड़ रहा है। तो आप सिर्फ ऑपोजिशन से अब नहीं लड़ रहे हो, आप विद इन पार्टी ऑपोजिशन से लड़ रहे हो, क्योंकि आधा वोट बैंक एक लीडर के पास है, आधा दूसरे के पास है, और जब मिलके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तब क्या होगा? तब हार ही होगी। और यही आप मतगणना जो आती है उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कितना फ्रैक्शन है, और ये जो बंटवारा है ये घातक हो जाता है। इसीलिए सेकंड टीम को तैयार करना, लीडर्स को एडवांस में आइडेंटिफाई करना ताकि पूरा कैडर उसका साथ दे, और कैडर को क्या फायदा मिलेगा ये बात भी क्लियर करना, मुझे लगता है बीजेपी के लिए अब जरूरी होता जा रहा है। रही बात कैंपेन स्ट्रेटेजी की, अब कैंपेन स्ट्रेटेजी कौन करेगा? हमने यूपी के चुनाव में देखा कि जो सीएम साहब ने कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे, सेंट्रल लीडरशिप ने उनको मना कर दिया। अब ग्राउंड लेवल पे किसकी पकड़ है? सीएम की अपनी टीम है, टॉप लीडरशिप की, सेंट्रल लीडरशिप की अपनी टीम है, लोकल लेवल पे अपनी टीम है, हर आदमी अपना हाथ पैर मार रहा है। अगर आप ये देखें कि इस समय बिहार में चुनाव हम क्यों हारे, क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा था कैंडिडेट कौन। हम एमपी में क्यों चुनाव हारे, क्योंकि जो कैंडिडेट रखा गया क्या वो सही था? अब इस पे कौन चर्चा करेगा? यूपी का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि लोकसभा में क्यों इतनी सीटें गंवानी पड़ी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कैंपेन स्ट्रेटेजी सिर्फ दिल्ली से नहीं बन सकती। जैसे हम कहते हैं टू मच सेंट्रलाइजेशन इज डिजास्टर, क्योंकि भारत एक रूप देश नहीं है, हम यूनिफॉर्म नहीं है। लोकल डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोकल डायनेमिक्स में अगर क्लैरिटी नहीं है तो फुल पुल्स एंड प्रेशर्स चलते हैं। तो जिस व्यक्ति को जमीन पे 3 या 5 साल काम करना चाहिए, वो आखिरी दिन तक इंतजार करता है कि अगर मुझे सीट मिलेगी, टिकट मिलेगी, तो मैं आगे बढ़ के कैडर को मोबिलाइज करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में जो 5 साल संगठन को मजबूत करने में लगाने थे वो नहीं लगते। अब ये हो जाता है कि सीट मिलने के बाद ही तैयारी हो, टिकट मिलने के बाद। क्या ये बीजेपी के लिए उचित होगा? ऐसा तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो फिर पार्टी विद डिफरेंस क्या हुआ, इसको समझना जरूरी है। फिर रही बात कोलिशन मैनेजमेंट, मोदी साहब और शाह साहब के साथ जो कोलिशन पार्टनर हैं वो ज्यादा सहज रूप में कोलिशन बना लेते हैं, क्योंकि वो समकालीन है। उन्होंने भी अपना कैरियर तभी शुरू किया था जब अमित शाह और मोदी साहब ने शुरू किया था, और वो ऑलमोस्ट सिमिलर एज ब्रैकेट के अंदर आते हैं। लेकिन जो नई लीडरशिप है वो किसके साथ देगी? क्या रीजनल पार्टीज बीजेपी की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसके साथ मिलकर काम कर पाएगी? आपस में उनका समन्वय क्या है? वहां पे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है और बीजेपी में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है? इनमें आपस में कभी बातचीत हुई? क्या कोई इस तरह की मंत्रणा हुई कि हम आने वाले दिनों में 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद क्या प्लान करने वाले हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो कोलिशन बनना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो मोदी साहब की कार्यशैली सबको पता थी, शाह साहब की सबको पता थी। आने वाले समय में बीजेपी पे कोलिशन का दबाव बहुत बढ़ेगा, और हो सकता है कि जो की पोजीशंस अभी बीजेपी अपने पास रखती है वो छोड़नी पड़े। फिर डिसीजन मेकिंग स्पीड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर सब कुछ सेंट्रलाइज है तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है, लेकिन अगर आप फ्रेगमेंटेड हैं, स्टेट लेवल पे डिसीजन लेना है, तो स्पीड स्लो होगी, क्योंकि लोकल डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी अगर शुरू से ही अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिसीजन कर ले कि जो नेता में कॉम्पिटेंसी होगी उसी को मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है कि तब देखेंगे कि कौन सी रणनीति, किस कास्ट को कहाँ पे प्लीज करना है, क्या करना है, कौन सा वोट बैंक किधर खेला जाएगा, कोलिशन से कैसे बात की जाएगी, ये आखिरी समय तक जब तक गणना होती है, जब तक ये कैलकुलेशंस होती हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि फिर पार्टी मोबिलाइज नहीं होती। कैडर हताश होकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है या इग्नोर करने लगता है चुनाव को, और वोटिंग परसेंटेज कम होने लगती है। ये भी एक खतरा है जिसको समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पब्लिक कॉन्फिडेंस। आज अगर आप भारत की आम जनता से पूछिए कि मोदी के बाद आप किसको पीएम देखना चाहते हैं विद इन बीजेपी,
बाकी सब छोड़ दीजिए। क्या जवाब मिलेगा आपको? आप अपने अपने क्षेत्र में करके देख लीजिए कि मोदी साहब अगर रिटायर होते हैं तो नेक्स्ट पीएम कौन होगा। आप अपने अपने क्षेत्रों में इसकी चर्चा करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके क्षेत्र से किसको आप पीएम बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा जिसको हम सबको समझना जरूरी है। अब अगर बीजेपी फ्रेगमेंटेड होती है तो ऑपोजिशन का फायदा हो जाता है, क्योंकि अब वो कोलिशन बनाने लगे हैं। चाहे वो छात्र संघ की जो छात्रों का जो आंदोलन था इसका फायदा उठाएं, चाहे किसानों का आंदोलन का फायदा उठाएं, कहीं और किसी का फायदा उठाएं। अगर रूलिंग पार्टी फेल होती है तो अपोजिशन उसका पूरा फायदा उठाएगा। और बार बार बीजेपी के नेताओं को ये कहना कि कॉकरोच पार्टी का फायदा कांग्रेस ने उठाया, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? अन्ना हजारे के टाइम पे आपने फायदा उठाया था, कांग्रेस को बाहर किया था। अब कांग्रेस का टाइम है, वो जो चाहे करे। तो ये कहना कि पॉलिटिकल सिस्टम में कौन किसका फायदा उठा रहा है, ये सवाल ही गलत है। पॉलिटिक्स में हर चीज का फायदा उठाया जाता है, और ऐसा कौन सा दूध का धुला है जिसने मौके का फायदा ना उठाया। तो ऑपोजिशन के पास मौके बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी के मौके घटते जा रहे हैं। बीजेपी को इस बात को सोचना होगा कि ये मौके जो हाथ से जा रहे हैं इसको ना जाने दिया जाए। अगर कॉकरोच पार्टी से तुरंत बात कर ली जाती, किसानों के मुद्दों को पहले देख लिया जाता, और जो बात आपको करनी है अगर आप क्लैरिटी से सामने वाली पार्टी के सामने पूरे तथ्य रख दे, तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन इतना लंबा खींचेंगे। फिर तो वो जो एक्सपोज होंगे वो अपने आप पता लग जाएगा कि वो आंदोलन को क्यों खींच रहे हैं। तो बीजेपी को समझ में आ जाएगी कि उनको कैसे डील करना है। लेकिन आखिरी समय तक, जब तक मामला इतना गंभीर ना हो जाए, देशव्यापी वो इशू ना बन जाए, बीजेपी का नुकसान ना हो जाए, और उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ये कहा जाता है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, पहले ही होश में आ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कि इलेक्टोरल मोमेंटम बनाने में मोदी साहब का कोई जवाब नहीं। वो जाते हैं, रोड शोज करते हैं, रैली करते हैं, दुनिया भर का उनका प्रचार का तरीका अलग है। जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और लोग उनको देखने भी आते हैं। आज मोदी साहब की जगह अगर कोई जाता है, सड़क पे रैली करता है या रोड शो करता है, कितने लोग देखने आएंगे? आपके क्षेत्र में आप किसको देखने आना चाहते हैं? आप जिस भी क्षेत्र से बताइए कि अगर मोदी जी और अमित शाह रैली करने नहीं जा रहे और बीजेपी का कोई और लीडर रैली करने जा रहा है, आप उसकी रैली में जाएंगे? क्या आप उसके रोड शो के लिए दोनों तरफ सड़कों के खड़े होंगे? अपनी इच्छा से मोबिलाइज करके, आपको बसें भेज के, लंच डिनर का लालच दे के, पॉकेट मनी दे के, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वेच्छा से बात कर रहा हूं। आपके क्षेत्र में कौन से लीडर के लिए आप सड़कों के दाएं बाएं खड़े होंगे? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी अगर वो मैग्नेटिज्म तैयार नहीं कर पाएगी तो मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन मुझे जो चुनौती दिख रही है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार बीजेपी ने नहीं की। और अगर ऐसा ही रहा तो आरएसएस का कैडर बीजेपी पे हावी हो जाएगा। और अभी तक जैसे कहा जाता है कि बीजेपी सेपरेट है, आरएसएस सेपरेट है, अगर बीजेपी की लीडरशिप ने ये गलती करी तो थोड़े समय बाद लोग यही कहने लगेंगे कि ये बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस है, क्योंकि सारे की पोजीशंस पे तो आरएसएस के ही कार्यकर्ता बैठे। हालांकि अभी भी कैडर आरएसएस का ही है, मोदी जी, अमित शाह सब आरएसएस के निकले हुए ही लोग हैं, ज्यादातर मंत्री आरएसएस के कैडर के लोग हैं। लेकिन अभी एक आइडेंटिटी डिफरेंस होता है कि भाई ये बीजेपी है, वो आरएसएस है। बाद में जो डिसीजन होंगे वो सब नागपुर से होंगे। अभी तो कम से कम बीजेपी के डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं, पार्टी हेडक्वार्टर से हो रहे हैं। बाद में पता लगेगा कि शायद बीजेपी के सारे डिसीजन नागपुर से हो रहे हैं। उस स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? क्या इसको आरएसएस का संगठन मान के और उसमें सबमर्ज करने की बात है कि आप सिर्फ चुनाव लड़िए बीजेपी के ब्रांड पे, अल्टीमेटली काम तो सब आरएसएस देखेगी? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो देश में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदले। बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स क्या साथ देंगे? ये भी अपने आप में सवाल उठेगा। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, इसलिए सोचा आपके साथ चर्चा की जाए। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।